Hello my lovely students. So in this lecture we will discuss the physical and chemical properties of haloalkane. Mainly हम discuss करेंगे physical property of haloalkanes. Okay, physical properties क्या होती है कि वो उसकी physical appearance कैसी है या फिर मतलब वो state कैसी है, solid है, liquid है, gas किस state में वो exist करता है, या फिर उसके color की बात हो गई physical properties में, या फिर उसकी smell कैसी है. सबसे important चीज़ आती है physical properties. किसी भी चीज़ की physical property अगर आप डिस्कस करते हो तो उसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. और अब हम आ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स में. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ द हैलोअल्केन्स की किस तरह की स्टेट होती है. देखो, स्टेट से आप क्या समझते हो कि उसकी स्टेट कैसी है, मतलब वो या तो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो लोअर हैलोअल्केन्स होते हैं वो जनरली गैसेस होती है. ठीक है, गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लोअर मासेस. देखो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे बाहर किसी हैलोअल्केन का बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है उसमें इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है. और आपको पता है जो गैसेस होती है सबसे कम इंट्रैक्शंस किस में होती है, गैसेस में होती है. फिर ज़्यादा इंट्रैक्शन किस में होता है, लिक्विड में होती है. फिर उसके बाद सॉलिड में बहुत ही डेंस जो पास में होते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसमें क्या होती है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है. तो अगर गैसेस में कौन सी चीज़ें आएगी जिनके मास कम हो गए, वो हैलोअल्केन्स, ठीक है, जो कि लोअर मॉलिक्यूलर मासेस के हैं, तो वो गैसेस, उसकी जो स्टेट होगी, ठीक है, वो गैसेस होगी, वो गैस में एग्जिस्ट करेगी. इसीलिए हम देखते हैं, जैसे हमने बात करी कि लोअर हैलोअल्केन्स, लोअर का मतलब है जिसमें कि कार्बन जो एटम है उसका जो नंबर है वो कम है. इनिशियल जो हैलोअल्केन्स है जैसे कि आपका CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, ऐसे ऐसे जो आपके इनिशियल हैलोअल्केन्स है, लोअर हैलोअल्केन्स है. लोअर मतलब जो कि कम कार्बन नंबर वाले हैं, वो यूजुअली देखा जाता है क्योंकि वो गैसेस होते हैं. गैसेस क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके मासेस कम है, तो जो इंट्रैक्शन होगी इनके मॉलिक्यूल के बीच में वो भी उतनी कम होगी. इंट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, वो दूर दूर जाएंगे और वो गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे. ओके, वैसे ही अब क्या होता है, हायर मेंबर्स ले लेते हैं हैलोअल्केन्स के. ठीक है, हायर मेंबर्स का क्या मतलब है, जिसमें कि आपका ज़्यादा कार्बन एटम्स वाले जो कंपाउंड्स हो गए, जैसे यहाँ पे एक कार्बन वाला है, अब यहाँ पे क्या हो गए, 3, 4 या 5 कार्बन एटम वाले हैलोअल्केन्स हो गए. ठीक है, या उससे ज़्यादा. वो सारे किस में एग्जिस्ट करते हैं, देखो गैस, सबसे पहली बात वो गैस में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या है, अब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो भार है उन मॉलिक्यूल्स का, वो ज़्यादा हो गया है. भार ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी. इंट्रैक्शन ज़्यादा का मतलब, इसका मतलब गैसेस तो वो नहीं होंगे, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन कम होती है. तो हायर मॉलिक्यूल्स जो हो गए वो यूजुअली कैसे एग्जिस्ट करेंगे, या तो वो लिक्विड एग्जिस्ट करेंगे या वो सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, इन दोनों में से किसी भी स्टेट में वो हो सकते हैं, बट दे विल नेवर बी गैसेस. ओके, नाउ हैलोअरीन्स आर यूजुअली, हैलोअरीन्स क्या हुआ, मतलब आपका जो एल्काइल चेन है वो कौन सी अब लगी है, वो जस्ट यहाँ पे एरोमेटिक मतलब रिंग लगी है, बेंजीन रिंग लगी है. ओके, उसके साथ जब आपका X मतलब हैलोजन होता है उसे कहते हैं हैलोअरीन्स. अब बताया जा रहा है हैलोअरीन्स क्या होता है. देखो, पहली बात है यहाँ पे एरोमेटिक रिंग अगर इसके साथ लगी है तो ऑब्वियसली उसका मास तो ज़्यादा होगा. इसका मतलब हैलोअरीन्स ज़्यादातर गैसेस में नहीं होते हैं, या तो वो लिक्विड हो गए क्योंकि भारी होते हैं, या तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे, आपका लिक्विड फॉर्म में हो गए, या फिर आपके सॉलिड फॉर्म में हो गए. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ओके, तो ये तो बात होगी आपकी सॉलिड स्टेट की कि जो लोअर हैलोअल्केन्स हैं वो आपके गैसेस होते हैं और जो हायर होते हैं वो लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द कलर. कलर क्या होगा आपके हैलोअल्केन्स का. देखो, वैसे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मेनली जो प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स है, यूजुअली जो अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, ठीक है, वो कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर. ठीक है, जब वो प्योर है,
प्योर स्टेट में है तब वो क्या है, कलरलेस है। बट एक और चीज़ इसमें आती है, बट अगर आप जो अल्काइल हैलाइड है वो वाले अल्काइल ब्रोमाइड लो या फिर अल्काइल आयोडाइड लो, उनमें कलर आ जाता है, उनमें कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है जब उसे हम लाइट में एक्सपोज करके रखते हैं। ठीक है, लाइट में रखने के बाद किस में कलर आ जाता है, जो आपके बट अल्काइल हैलाइड लिखोगे यहाँ, अल्काइल कौन सा, वो भी अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, बट अल्काइल ब्रोमाइड जिसमें ब्रोमीन लगा है, ब्रोमाइड। ठीक है, एंड जो अल्काइल आयोडाइड होगा, ठीक है, अल्काइल आयोडाइड डेवलप कलर, ठीक है, उसमें कलर आ जाएगा व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, व्हेन एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज्ड टू व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, जब हम इसमें लाइट में रखते हैं किन दोनों को, अल्काइल ब्रोमाइड को रखते हैं या फिर अल्काइल आयोडाइड को रखते हैं। अल्काइल आयोडाइड का मतलब है Ri और इसका मतलब क्या है, ब्रोमाइड का RBr। ठीक है, इन दोनों को रखते हैं तो आपका क्या आता है, तो इसमें कलर डेवलप हो जाता है। बट इसके अलावा जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं अपनी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्मेल। स्मेल कैसी होती है इसकी, जो मैंने आपके वॉलेटाइल हैलोजेंस हो गए, वॉलेटाइल का मतलब क्या, जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो वॉलेटाइल आपके हैलोजेंस हो गए, हेलो अल्केन्स हो गए, ठीक है, उसमें वो उनकी क्या होती है, उनकी स्वीट स्मेल होती है। तो आप लिखोगे वैसे तो कि स्मेल किसकी होगी, स्वीट स्मेल किसकी होगी, मैनी हेलो अल्केन्स। अब देखो हेलो अल्केन्स जो कौन से है, वॉलेटाइल होगी, मैंने हेलो अल्केन्स विच आर वॉलेटाइल। ठीक है, विच आर वॉलेटाइल। देखो वॉलेटाइल क्या होता है समझ लो, पूरी केमिस्ट्री में आपको लगेगा वॉलेटाइल होते हैं जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो वेपर्स देते हैं, वॉलेटाइल वेपर में कन्वर्ट होने वाले। ओके, तो ऑब्वियसली जो वॉलेटाइल हो गए हेलो अल्केन्स, यूजुअली क्या होता है, ये वॉलेटाइल हेलो अल्केन्स आपके, ठीक है, जो वॉलेटाइल होता है हेलो अल्केन्स वो होती है, उनकी होती है स्वीट स्मेल, दे हैव स्वीट स्मेल। ठीक है, स्वीट स्मेल, मीठी मीठी सी स्मेल होती है, उसकी खुशबू आती रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी वॉलेटाइल हेलो अल्केन्स के बारे में कि उनकी स्मेल स्वीट होती है। ओके, नाउ कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो बेसिक बच्चों वाली बातें हो रही थी कि कलर क्या होता है, स्मेल क्या होती है, स्टेट क्या होती है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं तो ये कहती हूँ जो भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है, जहाँ पर भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ये वाला पोर्शन आपको आता है, तो यहाँ से आपका इजीली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा आप कहीं ना कहीं देखोगे किसी ना किसी चैप्टर से हमेशा हर एक पेपर में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे छोड़ के ना जाना, फ्री के नंबर होते हैं। ओके, नाउ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स में से हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जबकि आपके क्या है, जो आपका लिक्विड है वो बॉईल करना शुरू कर जाए, मतलब वो वेपर बनना शुरू हो जाए उसमें। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द वैन डर वाल फोर्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बॉइलिंग पॉइंट है भाई वो क्या है, वो वैन डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। और वैन डर वाल जो फोर्सेस होती है वो क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, +1 में पढ़ा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कहलाती है वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती है, कैसे एक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैन डर वाल फोर्सेस हमने कही है कि मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ध्यान से देना, ये इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है, एटम के बीच की फोर्स नहीं बोली जा रही, ये बोली जा रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। जैसे कि आप यहाँ देख लो, यहाँ पर ही बना देती हूँ मैं फेयर में कि यहाँ पे R एंड X है। ठीक है, यहाँ पर भी R एंड यहाँ पे X है। ओके, दिस इज़ द डेल्टा नेगेटिव, दिस इज़ द डेल्टा नेगेटिव, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन एटम की ज़्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है आपका। ओके, तो ये क्या हुआ, अगर आप देखें इसको तो दिस इज़ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम क्या है, देखो एटम है R एंड X, मतलब X ले लो, X का हैलोजन एटम। अगर ये पूरा आप देखोगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक मॉलिक्यूल। ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल किसका, हेलो एल्केन का दूसरा मॉलिक्यूल। नाउ
अब जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जिस फोर्स से ये इकट्ठे जुड़े हैं, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स क्या है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या देखना है? देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट भाई डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में। बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका निकालना है? हैलोअल्केन्स का निकालना है। तो यहाँ बोला गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इन दो मॉलिक्यूल के बीच में है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी वीक है, ठीक है, ये बोला गया है आपके पास। तो देखो जो जैसे हमने RX, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल ये RX है, इनके बीच में जो आपकी इंटरेक्शन है, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब देखो जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर, ये तो सभी को पता है, वो टेम्परेचर जहाँ पर जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे आपके क्या बनने शुरू हो जाए? वेपर्स बनने शुरू हो जाए, ठीक है, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर बनना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो वेपर्स भाई कैसे बनेंगे? वेपर्स तो तभी बनेंगे जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो आप तोड़ पाओगे, है ना, ठीक है। वो अगर आप इसके बीच की जो इंटरेक्शन है, फोर्स है, उसको तोड़ पाए तभी तो वो वेपर में चेंज होगा। तो अब ये डिपेंड करता है, इसीलिए हमने बोला। और जो यहाँ पे फोर्स होती है, फोर्स जो कहलाती है इन जनरल, वो कौन सी कहलाती है? वॉन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। वॉन डर वाल फोर्सेस +1 में भी आपने पढ़ी थी। वॉन डर वाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है पहले तो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हमने देखा भाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर बनना शुरू हो गया। अब वेपर बनने के लिए क्या होगा? जिस फोर्स ने इन दोनों को साथ में रखा है, ठीक है, होल्ड करके रखा है, हमें वो तोड़नी पड़ेगी ऑब्वियसली वेपर में अगर जाना है। तो इसका मतलब हमें वॉन डर वाल फोर्सेस को तोड़ना है। तो इसका मतलब आपको क्या देखा आपने कि जितनी ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी, देखो जितना ज़्यादा वॉन डर वाल, ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा ये फोर्स मजबूत होगी, बॉन्ड मजबूत होगा, ठीक है, ये इंटरेक्शन जितनी मजबूत होगी उतना आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे वो वेपर बनेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जितनी ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। क्योंकि अब ज़्यादा टेम्परेचर पे, सपोज ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो 200 केल्विन, यहाँ पर लिख लो 300 केल्विन। ये बोला जा रहा है कि अगर वॉन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो जो कोई यहाँ पे 200 केल्विन पे हम सोच रहे थे ये बॉयल होगा, पर हमने देखा कि जो अगर वॉन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा जब आपका वॉन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा है। क्योंकि है भी सही बात कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है ताकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप तोड़ पाओ। तो हमने इस पूरी जो आप इसको कहानी आपको सुनाई मैंने, तो उससे आपने क्या सीखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉन डर वाल फोर्सेस के। वॉन डर वाल फोर्स के मतलब क्या? या तो वॉन डर वाल फोर्स लिखो या फिर क्या लिखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपने यहाँ पे चीज़ सीखी कि बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स या फिर जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, जो वॉन डर वाल फोर्सेस होती है, ये तो हमने कर लिया, जो वॉन डर वाल फोर्स होती है वो किस में या इंटरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मोलर मास पे, ठीक है। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा किसी कंपाउंड का
सपोज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी है कोई हमारे पास कंपाउंड है, तो उसका क्या होगा, हैवी मास होगा, ज़्यादा मास होगा, तो इसका मतलब वंडर वॉल फोर्सेस भी उनके बीच की ज़्यादा होगी। वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको लर्न कर लो। ये हमने पूरी कहानी से एक चीज़ सीखी है, ये बार बार आपको लगेगी। देखो, बॉइलिंग पॉइंट में जब भी आप चीज़ें देखते हो तो पहली चीज़ तो आप उनके बीच की इंटरेक्शन देखते हो, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कह लो वंडर वॉल फोर्स, ठीक है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंडर वॉल फोर्स के, और वो इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अब यहाँ से क्या हमने सीखा, जो भी कंपाउंड जिसका मोलर मास ज़्यादा है, मोलर मास का मतलब क्या, कोई भी कंपाउंड अगर वो हैवी है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके हैवी होने से वंडर वॉल फोर्सेस, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडर वॉल फोर्सेस है वो ज़्यादा मजबूत होगी। वो ज़्यादा मजबूत होगी तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा वेपर्स बनाने में, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे इसकी यूटिलिटी डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हेलो एल्केन्स है और उसके पेरेंट्स से उनका बॉइलिंग पॉइंट। हेलो एल्केन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हेलो एल्केन क्या है, सपोज हमने लिखा CH3 एंड I, ठीक है। तो इसका पेरेंट क्या है, मतलब पेरेंट का मतलब, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ये किस हाइड्रोकार्बन से बना है, ये बना है CH4 से, ठीक है। ये मीथेन से बना है, क्यों, क्योंकि मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन थे, आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 1 इज रिप्लेस्ड बाय द आयोडीन, ठीक है। तो ये क्या बना, दिस इज द हेलो एल्केन, इसे हम हेलो एल्केन बोल सकते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन, या फिर मिथाइल आयोडाइड आप बोल सकते हो इसे, या ये क्या है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन जो कि इसका पेरेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने की कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आप मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो, यहाँ आप साफ तरीके से देखे जा रहे हो कि एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस जब हमने आयोडीन को किया, देन यू विल गेट द हेलो एल्केन, तब आपको हेलो एल्केन मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अब बॉइलिंग पॉइंट की जब बारी आई है तो आपने क्या सीखा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, दिस मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो सेम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन और आयोडीन में अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन अलग है, यहाँ पे आयोडीन अलग है। अब देखो, बाकी तो मास सब कार्बन एंड हाइड्रोजन के सेम है, बट एक यहाँ पे हाइड्रोजन का मास, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आयोडीन का मास। हाइड्रोजन का मास और जो आयोडीन का मास है उसमें दिन रात का फ़र्क है। आयोडीन का मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन का, इसीलिए मुझे बताओ किसका मास ज़्यादा हुआ। मास आपका हेलो एल्केन का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयोडीन एटम है जो कि साइज़ में भी बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ साइज़ में बड़ा होने के बजाय वो क्या है, उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मास होने की वजह से क्या होगा, फिर से बताया है वही रिलेशन के अकॉर्डिंग, मोलर मास अगर इसका ज़्यादा तो वंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर दिस बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर, ठीक है। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका कम हो जाएगा। अब देखो वही चीज़ लिखी गई है, हेलो एल्केन्स आर हैवियर एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट कार्बन। हैवियर क्यों है, आयोडीन एक जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करा है बाय द हेलोजन, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैवी हेलोजन एटम इन प्लेस ऑफ द वही हाइड्रोजन, ओके। दैट इज़ वाई, देखो अब क्या बात हो रही है, दैट इज़ वाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन। फिर से वही बात होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का हो चाहे वंडर वॉल फोर्सेज का हो, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी इन केस ऑफ द दिस हेलोजन डेरिवेटिव या फिर हेलो एल्केन्स में एज कम्पेयर टू देयर हाइड्रोकार्बन parent. So boiling point of alkyl halide are always higher than their the parent hydrocarbon. इसीलिए अगर आपको ऐसा आए कि जो एल्केन्स है या फिर हेलो एल्केन्स है उसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बोलना है हेलो एल्केन्स का
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हैवियर, बिकॉज हेलोअल्केन्स आर मच हैवियर देन द हाइड्रोकार्बन्स, इसीलिए वॉन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। अब एक चीज़ तो आपने बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करनी है उनकी इंट्रैक्शन से, वॉन डर वाल इंट्रैक्शन से और मास से। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है कि ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रांचिंग के ऊपर भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ब्रांचिंग अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। देखो अगर ब्रांचिंग होगी, पहले तो आप लर्न कर लो ये, बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपकी ब्रांचिंग है, ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसका रीज़न देखते हैं क्यों। As the branching increases, surface area of contact decreases। देखो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। हैंस अगर सरफेस एरिया कम है तो वो ऑल्टर करेगा वॉन डर वाल फोर्सेस को, ठीक है। वॉन डर वाल फोर्सेस क्या होगी, वॉन डर वाल फोर्सेस भी इसमें कम हो जाएगी, सो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ एग्जांपल से आपको और इजीली समझ आएगा। सपोज हमें यहाँ पर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर करना है किसमें, सबसे पहले है सिंपल हेलोअल्केन CH3 CH2, ये एनसीईआरटी में गिवन है, सो मैंने आपको डिटो यहाँ पे ये करवा रही हूँ CH2Br, ठीक है। ये वाला है एक जो कि नॉर्मल है, ठीक है, 3 आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द अनदर CH3 CH2 CH, और यहाँ पे जाके ब्रांच है ब्रोमीन की लगी हुई, और यहाँ पर आपका CH3 है। एंड अगेन जो तीसरा है आपके पास वो क्या है, वो इस तरह का आइसोमर है जिसमें ब्रोमीन यहाँ पर है, बाकी और जगह CH3 CH3 एंड CH3 लगा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो मोलर मास होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल का मास होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। जो इसका मोलर मास है वो सेम होगा, और बट डिफरेंट कहाँ है, डिफर है इसमें अरेंजमेंट्स, ठीक है। दीज आर द आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं जिसे नहीं पता, आइसोमर्स होते हैं जिसके मोलर मास सेम हो, ठीक है। बाहर में वो सेम हो गए बट वो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा उनके अरेंजमेंट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की पोजीशन है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस हो, बस मॉलिक्यूलर जो वेट है वो सेम हो, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो सेम होगा, या फिर फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जो सेम होगा, तो वो ये तीनों आइसोमर इसीलिए कहलाए। क्योंकि देखो अगर चाहे आप कार्बन काउंट करो, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन काउंट करो, हर एक आइसोमर में जो नंबर ऑफ एटम्स है, चाहे कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ब्रोमीन के, वो सारे सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसे कहते हैं आइसोमर्स। अब इन 3 आइसोमर्स के हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालने थे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे मोलर मास तो सेम है, तो जो पहले वाला हमने कंसेप्ट करा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, वो कहीं यहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मोलर मास सेम, यहाँ पे सेम है मोलर मास। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट करा, देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसे कहते हैं N वाला, नॉर्मल वाला, ठीक है, आइसोमर। अब यहाँ पे ब्रांचिंग है ब्रोमीन की एक, ठीक है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सरफेस एरिया, मतलब जो इसने घेरा हुआ है वो सरफेस एरिया कितना है, दिस मच, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कितना है, वो दिस मच है, यहाँ पे सरफेस एरिया है वो है दिस मच। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, अब सरफेस एरिया ये मत सोचना कि ब्रांच है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, हम सरफेस एरिया ऐसे देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, याद रखना इसका रीज़न भी याद रखना, ऐसे क्यों होता है, सरफेस एरिया से हमेशा याद रखना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। सिर्फ यही याद नहीं, रट्टा मार के ना जाना कि ब्रांचिंग है ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया जब कम होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉन डर वाल फोर्सेस है वो मास के साथ साथ सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, BP लिखा है यहाँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसकी ब्रांचिंग कम होगी। यहाँ ब्रांचिंग कम है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या है,
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका है। आगे बात समझ। और मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सरफेस जो एरिया है, जो सरफेस एरिया, आपको पता है सरफेस एरिया कैसे देखना है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की मतलब जो ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल फोर्स के, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स के, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स के, मतलब जितना कम सरफेस एरिया अगर ये है कम तो वान डेर वाल फोर्सेस भी कम है, तो वान डेर वाल फोर्सेस कम है तो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका कम है। और सरफेस एरिया आपको पता है, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम आता है। तो वही चीज़ वान डेर वाल जो फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स है जो आपकी, ठीक है, वान डेर वाल फोर्स है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। ये वाली कहानी है, ये रीज़न है कि आपने नट शेल में जो डायरेक्टली आपको लिखा इस तरह से आया, रीज़न इसके पीछे ये है सरफेस एरिया। आ गया समझ। फिर से रिपीट करती हूँ कि जो हमने जब ज़्यादा ब्रांचिंग होती है तो भाई सरफेस एरिया वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। देखो इतने में ही पैक हो गया, तो इतने में ही पैक हो गया तो इसका सरफेस एरिया तो कम हो गया ना। तो जब इंटरेक्ट करेगा ये इसी की तरह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो इसके पास इंटरेक्ट करने के लिए सरफेस एरिया भाई कम हो गया, क्योंकि ये एक ही में सिमट के रह गए, ये इसको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। भाई देखो ये कैसे फैल के बैठा हुआ है, इसे ऑफर करने के लिए ठीक बहुत ज़्यादा स्पेस है कि ये यहाँ से भी इंटरेक्ट कर सकता है, वहाँ से भी इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये मतलब होता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया इसीलिए अगर कम होगा तो वान डेर वाल फोर्स भी कम होगी, क्योंकि जितना सरफेस एरिया उतना ज़्यादा अच्छे इंट्रैक्शंस, याद रखना, अगर बहुत अच्छे इंट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रांचिंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हेलो अरीन्स, ठीक है। हेलो अरीन्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है। देखो हेलो अरीन्स में मतलब एरोमेटिक है रिंग हमारी, बेंजीन लगी होगी, ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स के बीच में आप मेल्टिंग पॉइंट बताओ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का क्यों नहीं आता, देखो ये जो है चीज़ें, तीनों चीज़ें ये एनसीईआरटी में भी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी देखो साथ साथ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो ये क्या है, ये है आपके डाई हेलोबेंजीन। डाई हेलोबेंजीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन है और उसमें 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं, ओके। अब क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, देखो ये आइसोमर, ऑर्थोमेटा जो पैरा होते हैं वो क्या होता है आपस में, वो आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, बट देखो अरेंजमेंट अलग अलग होती है। अब जो आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन है वो वेरी नियरली सेम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्या है इसके मासेस जो है, जो इसके मासेस है वो कंपैरेटिवली इक्वल होते हैं। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नहीं आता, क्योंकि इनके जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनके मेल्टिंग पॉइंट से। देखो मेल्टिंग पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ ये होती है कि उनकी स्टैकिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो मेल्ट क्या करेगा, मेल्ट करेगा सॉलिड टू द लिक्विड। मेल्टिंग का क्या मतलब होता है कि सॉलिड से कोई चीज़ किस में जा रही है, लिक्विड में जा रही है। जब सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो सॉलिड में क्या होता है, लैटिस होती है, ठीक है। लैटिस बने होते हैं उसमें, क्लोजली पैक्ड जो उसमें एटम होते हैं वो होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो क्लस्टर्स बनाते हैं, लैटिसेस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अब इन जो लैटिस है उनको तोड़ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस बनी होगी उतना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा उसको तोड़ना, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा, ओके। अब देखो क्या देखते हैं, जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट देखना है मतलब सॉलिड टू लिक्विड जाना, तो हमेशा आपने एक चीज़ देखना है, स्टैकिंग। देखो स्टैकिंग क्या होती है, समझ लो, ये वर्ड बहुत बार यूज़ होगा। स्टैकिंग होता है, देखो हम बोलते हैं स्टैक लगाना। स्टैक का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कॉपियों का स्टैक, अगर मैं बोलूँ कॉपियों का स्टैक लगाया, मतलब एक के ऊपर एक चीज़ कोई चीज़ स्टैक करना है, एक के ऊपर एक चीज़ कोई ढेर लगाना है, ठीक है, इन लेमन टर्म में, ठीक है। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक ढेर लगाना, ठीक है। तो अगर हम जो ये मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टैकिंग की बात करें तो स्टैकिंग किस में अच्छी होगी, जिसकी सिमेट्री अच्छी होगी, जो एक के ऊपर बैलेंस करके लैटिस आपका बना पाए। लैटिस क्या होता है, लैटिस ऐसे ही तो होता है क्लोजली
पैक्ड स्टैकिंग होती है, एक के ऊपर एक पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स एटम्स की, ठीक है। तो स्टैकिंग किस में अच्छी होगी, जिसमें कि प्रॉपर बैलेंस बना के ये स्टैक बना पाए। तो आप मुझे बताओ इसमें से अगर इसी टाइप के 10-12 अगर मैं मॉलिक्यूल्स ये ले लूँ इसी टाइप के। अब सबसे पहले रुको, स्टैकिंग से पहले, स्टैकिंग आपको पता चल गया स्टैकिंग क्या होती है, तो पहले मैं बताती हूँ ऑर्थो पैरा मेटा, अगर किसी को नहीं पता। देखो ऑर्थो मेटा पैरा जो चीज़ें होती है, दीज आर द आइसोमर्स, ठीक है, ये आइसोमर्स होती है। तो ये अगर यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, अब ऑर्थो क्या होता है, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है। ऑर्थो बल्कि क्या होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पर भी ऑर्थो होते हैं, मतलब उस ग्रुप वाले कार्बन से जो साइड में जो कार्बन्स हो गए वो ऑर्थो होते हैं। यहाँ पे इसके नेक्स्ट आ गया तो वो मेटा हो गया। पैरा सिर्फ आपके पास पैरों में होता है, इस ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब 180 डिग्री पैरों में होता है, तो इसे पैरा कहते हैं, ठीक है। अगर मैं डाइक्लोरोबेंजीन की बात कर रही हूँ, मतलब 2 क्लोरीन लगे हैं, तो सपोज एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया तो दूसरा क्लोरीन कहाँ होगा, अगर वो ऑर्थो है तो दूसरा क्लोरीन यहाँ होगा ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको फिक्स कर दें एक क्लोरीन को, इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑर्थो पोजीशन पे ये मिल रहा है। तो दिस इज़ द ऑर्थो पैरा। और आपका मेटा कैसे बनाओगे बताओ, एक को आप फिक्स कर लो, एक क्लोरीन को, दूसरा क्लोरीन आपके मेटा कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है। और अगर यहाँ पे पैरा आपको बनाना है तो पैरा कैसे बनाओगे, एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है, तो ये मेटा, दिस इज़ द पैरा। ये 3 आइसोमर्स है, इसका पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी गिवन है। समटाइम्स आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा का आपका मेल्टिंग पॉइंट, ज़रूरी नहीं है आपके पास क्लोरीन होगा, कोई और भी चीज़ें दे सकते हैं आपके पास, पर ऑर्थो मेटा एंड पैरा ज़रूर होगा, ओके। तो देखो स्टैकिंग की बात समझ ली हमने, ऑर्थो मेटा पैरा समझ लिया, अब बताना है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव स्टैकिंग, मतलब जिसकी स्टैकिंग जितनी अच्छी है उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा है। क्यों, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव स्टैकिंग का मतलब है एक के ऊपर एक बैलेंस करके चीज़ें अगर इजीली अगर मॉलिक्यूल्स जो है एक के ऊपर एक लग सकते हैं अगर, तो उससे क्या होता है, ये बैलेंस बन जाएगा और इससे क्या है, एक लैटिस अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो कि जिसमें कि इंटरेक्शंस बहुत हाई होगी, ठीक है। क्योंकि जो आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो उसमें आप सॉलिड से बेसिकली कहाँ जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जाने की बात कर रहे हो। मेल्ट करना क्या होता है, जैसे वो कहते हैं आइस को मेल्ट करना, तो आइस जो सॉलिड है उससे हम मेल्ट करके लिक्विड में जा रहे हैं। तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट के लिए इसीलिए ये लैटिस और उस पर स्टैकिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ अब देखो पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, मुझे बताओ किस में स्टैकिंग अच्छी होगी। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये पैरा नहीं है, दिस इज़ ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ठीक है। अब मुझे बताओ इन तीनों में से स्टैकिंग किस में अच्छी होगी, किस में, अगर मैं कहूँ ये जो आपका मॉलिक्यूल है एक ऑर्थो वाला, अगर मैं ऐसे 10 मॉलिक्यूल ले लूँ और उसको एक के ऊपर एक, यही वाला मॉलिक्यूल है उसी को मैं एक के ऊपर एक 10 मॉलिक्यूल को ऐसे ही लगाऊं, तो आप मुझे बताओ उसकी स्टैकिंग अच्छी होगी, क्या वो गिरेगा, नहीं, यस वो गिरेगा, उसकी स्टैकिंग अच्छी नहीं होगी। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, अगर एक ये लगाया, दूसरा सपोज दूसरा भी हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, इसका ऊपर लगाया, तीसरा हमने इसके ऊपर लगाया, तो क्या हो रहा है, ज़्यादा जो बाहर जा रहा है वो एक ही तरफ जा रहा है। क्लोरीन जो यहाँ पे लगी है, ठीक है, उसका भी कुछ बाहर होगा, तो ज़्यादा जो बाहर है, ज़्यादा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक ही तरफ जा रहा है। भाई एक ही तरफ उसमें वो जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसकी स्टैकिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ से तो बहुत बाहर आ रहा है, दूसरी तरफ से ये खाली खाली है, तो कहीं ना कहीं ये अनस्टेबल स्टैकिंग है, स्टैकिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो लैटिस भी उतना अच्छे से नहीं बनेगा। तो ऑर्थो का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, इजीली ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लैटिस है वो उतना स्ट्रांग नहीं प्रिपेयर होगा। आ रही है मेरी बात समझ। लैटिस में क्या होता है, लैटिस में क्या होता है, यही होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में क्लोजली पैक मेटल के एटम्स या फिर आयन मॉलिक्यूल बोल सकते हो, वो क्लोजली पैक है। जितना अच्छा ये क्लोजली पैक हो गए उतना अच्छा आपका लैटिस बनेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी इसमें, ओके। तो ऑर्थो में तो भाई नहीं है। मेटा में बताओ, मेटा में अगर मैं कहूँ ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल को आपको
एक के ऊपर एक लगाना है तो भाई क्या होगा, इधर और इधर से तो बैलेंस कर रहा है क्लोरीन क्लोरीन, इधर भी भार पड़ रहा है इधर भी भार पड़ रहा है। बट ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड अगर 10-15 अगर आप लगाते चलोगे एक साइड से इस साइड से क्या होगा, ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा, मतलब इस पे स्टैकिंग अच्छी नहीं होगी। ओके, अब क्या है, अब दिस इज पैरा पे आते हैं हम। अब देखो ये वैसे भी लग रहा है बड़ा सिमेट्रिकल जैसा मॉलिक्यूल है, तो अगर हम एक के ऊपर एक 10 मॉलिक्यूल अगर इस पैरा के डिट्टो सेम लगाएंगे तो भाई क्या बढ़िया स्टैकिंग होगी हमारी, क्योंकि एक तरफ आपका क्लोरीन है, दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन है। एक के ऊपर लगाते रहोगे तो बहुत अच्छी लैटिस बनेगी, स्टैकिंग बहुत अच्छी होगी, लैटिस बहुत अच्छा बनेगा, इस तरह से बनेगा। लैटिस अच्छा बनेगा तो इसका मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, सो दैट इस अच्छी पैकिंग जो स्टैकिंग हुई है वो उसको डिस्ट्रॉय करा जाए और लिक्विड में कन्वर्ट करा जाए। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें स्टैकिंग इंपॉर्टेंट है। स्टैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टैकिंग किस में अच्छी होती है, जिसमें सिमेट्री अच्छी होती है। तो सिमेट्रिकल, वैसे तो ये भी सिमेट्रिकल है पर ज़्यादा सिमेट्री किस में है, स्टैकिंग के मामले में पैरा में, इसीलिए मोस्टली जब देखा जाता है तो पैरा का वैसे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि पैरा जो आपका यहाँ पे ये पैरा है, पैरा का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, पैरा का ज़्यादा होता है, फिर याद रखो फिर ऑर्थो आता है, फिर उसके बाद मेटा आता है। ठीक है, तो ये देखा गया, ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में भी देखा कि स्टैकिंग ऑर्थो की ज़्यादा अच्छी थी, फिर मेटा की थी। ओके, तो इसका मतलब वही है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव स्टैकिंग। Para isomer will stack effectively, so will have high melting point और due to symmetry of para isomer। पैरा आइसोमर की क्या है, सिमेट्रिकल है, एक क्लोरीन उधर और बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, इसकी सिमेट्री अच्छी होने की वजह से इट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बिकॉज एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, इसकी क्या है, सिमेट्री अच्छी है और स्टैकिंग इसमें अच्छी होगी, सो मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर फॉर किसके लिए, फॉर द पैरा आइसोमर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये हमेशा ये पढ़ के जाना और बिल्कुल याद कर लो ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दिस इज द मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हेलो अल्केन्स आर डेंसर देन द वाटर, वैसे डेंसिटी किसके साथ मेनली कंपेयर की जाती है, हमारी जो वाटर होता है। अब देखो वैसे याद रखो जो हेलो अल्केन होता है वो डेंसर होता है, डेंसर देन द वाटर। ठीक है, अब एज हेलो एल्केन्स आर हैवियर देन वाटर, क्यों है, क्योंकि जो हेलो एल्केन्स है वो हैवियर है वाटर से, तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा है तो आपकी डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी वाटर से। द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कार्बन, डेंसिटी इंक्रीज करेगी जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो गए, या फिर हलोजन एटम्स है आपके लगे हुए, क्योंकि हलोजन्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, हैवी हो गए तो मास ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। या फिर अगर ज़्यादा एटॉमिक मास हुआ, ठीक है, ऑफ द हलोजन एटम का, उस वजह से भी क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। जैसे डेंसिटी देख लो, अगर इसकी डेंसिटी कंपेयर करनी थी तो देखो बाकी तो चीज़ें सेम है, बस हलोजन एटम में डिफरेंस है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो आप यहाँ पर देखो दिस इज द आयोडीन। आयोडीन बहुत भारी होता है, ठीक है, मोलर मास, एटॉमिक मास इसका ज़्यादा होता है ब्रोमीन एंड क्लोरीन में से। अगर जितना ज़्यादा एटॉमिक मास है उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, डेंसिटी। सो दिस इज डेंसर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ये था डेंसिटी के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलो अल्केन्स। हमेशा याद रखना जो हेलो अल्केन्स हैं वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल कहो या फिर इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती कर लेते हैं बच्चे कि हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली या फिर वेरी निग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, या तो सॉल्युबल है ही नहीं। ठीक है, इनफैक्ट बट होता क्या है, जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो सॉल्युबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिनमें पोलैरिटीज नहीं होती, अभी बताती हूँ। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट इन्हें कहा जाता है, या इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो हेलो अल्केन्स है, आपने सोचा होगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने ये पढ़ा होगा
कि जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, जो एक जैसे नेचर में होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा पोलर डिसॉल्व पोलर, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर में ही सॉल्युबल है, ठीक है। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि आप देख लो जो NaCl है, NaCl जो नमक है, दिस इज द पोलर। पोलर क्यों है? क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो उसको अगर हम वाटर में डालते हैं, वाटर क्या है? वाटर भी पोलर है। देखो पोलर देखने का बहुत ईजी तरीका ये होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही कम है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से वो पोलर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए वो तो पोलर होगा ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों मिला के दिस इज पोलर, दिस इज पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर। पोलर पोलर आपस में कंबाइन करेंगे और डिसॉल्व कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो NaCl है वो डिसॉल्व करता है वाटर में। या फिर जो आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो आयन में जा सकता है, आयंस देता है, वो हमेशा वाटर में सॉल्युबल डिसॉल्व होता है। क्यों? बिकॉज ये पोलर होता है और ये भी पोलर होता है। तो यहाँ से ये फंडा था हमारा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। बट समटाइम्स क्या होता है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे देखो ऑयल की बात है, ऑयल प्लस वाटर कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज क्या है, वाटर आपका पोलर है, इसमें पोलैरिटीज आती है। बट जो ऑयल है, ऑयल्स में कोई पोलैरिटी नहीं आती। ऑयल क्या होता है? ऑयल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, नॉन पोलर, जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी। तो ये डिसॉल्व नहीं करते, ये डिसॉल्व करते हैं। बट हेलो एल्केन्स के केस में एक्सेप्शन है, तभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेलो एल्केन्स क्या होता है? जैसे CH3X, ठीक है, कार्बन और X के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आप तो कहोगे, आपने तो देख के ये बता देना था यस दिस इज पोलर, और जो वाटर है यहाँ पे, जो वाटर है वो तो ऑब्वियसली वो पोलर होता है। तो आपने लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट लगा के आपने बताना था कि हेलो एल्केन पोलर है, वाटर पोलर है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, तो यस दिस हेलो एल्केन डिसॉल्व्स इन वाटर। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। देखो एक्सेप्शन कहाँ आते हैं? जहाँ की बहुत ही एक्सपेरिमेंटल आपने देखा है, और एक्सपेरिमेंटल डाटा वो चीज़ आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में भाई होता ही है, वो तो एक्सपेक्ट आप कर ही लो, ठीक है। जो एक्सेप्शन होता है और क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। अब देखो ये अगर पोलर है, ये पोलर है, भाई पोलर डिसॉल्व लाइक ये वाला कंसेप्ट तो चला नहीं। अब इसमें क्या चीज़ होती है, आपने इसके अलावा जो CH3 जो X है, बल्कि वो किस में डिसॉल्व होता है? वो जैसे CCl4 हो गया, या फिर बेंजीन वाला सॉल्वेंट हो गया, मतलब जो कौन से हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो नॉन पोलर है भाई, जिसमें पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये उसमें डिसॉल्व होते हैं। ये बात बताई गई है। अब देखो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो जब ये डिसॉल्व करेगा इसमें, मतलब हेलो एल्केन्स जब डिसॉल्व करेगा आपका वाटर में, तो वाटर के बीच में क्या होते हैं? वाटर के बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये हेलो एल्केन्स है वो वाटर के बीच के जो ये बॉन्ड्स है उसको ब्रेक नहीं कर पाता, और जो वाटर और हेलो एल्केन्स का जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो बॉन्ड बनेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना कि ये वाला वाटर एंड वाटर का पहले से बॉन्ड होता है। भाई नया बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है, नया बॉन्ड जो बन रहा है वो पहले पुराने वाले बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तभी तो वो चीज़ फेवरेबल होगी। पर ऐसा देखा गया बेशक ये पोलर है, ये भी पोलर है, पर जब बॉन्ड बनाने की बारी आई तो ये सबसे पहले तो ये वाटर एंड वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वही बॉन्ड ये ज़्यादा तोड़ नहीं पाता। दूसरी बात, अगर बना भी दे वाटर एंड हेलो एल्केन बॉन्ड, तो वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि ये आपस में बनाता है। इसीलिए ये वाटर सोचता है कि मैं अकेला ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दूंगा, मैं क्यों इसके साथ बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप हेलो एल्केन्स जो पोलर है, बेशक ये पोलर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, ठीक है, और ये CCl4 बेंजीन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें पोलैरिटीज़ नहीं होती। और ये क्या होता है, बेशक ये पोलर नॉन पोलर है, इसमें क्या होता है, बिकॉज जो ये बॉन्ड्स इनके बीच में बनता है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसी वजह से क्या होता है, ये इसमें सॉल्युबल हो जाता है। देखो सॉल्युबल कोई चीज़ कब होती है, जब वो उसमें जाके नए बॉन्ड्स फॉर्म करे, और नए बॉन्ड्स कैसे हो, वो स्ट्रॉन्ग हो पहले से, ओके, यही रीज़न है। तो इसका मतलब आपको यहाँ लिखा जाता है कि
इन ऑर्डर टू डिज़ोल्व हेलो अल्केन्स इन वाटर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। देखो क्या है, जब आपको हेलो अल्केन को डिज़ोल्व करना है वाटर में तो एनर्जी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है क्या, बॉन्ड्स को तोड़ने में। जो इनके बीच में हेलो अल्केन एंड वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है उनको पहले तोड़ा जाता है, ठीक है, उनको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट उनके बीच की जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम किया जाए, ठीक है, बिटवीन द हेलो अल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो हमें ये करना था, बट हमने देखा चलो एक बार के लिए अगर ये जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक भी हो गए, वैसे तो ब्रेक करना मुश्किल है वाटर के बॉन्ड को, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच के जो बॉन्ड है वो हेलो अल्केन उसको नहीं तोड़ पाता, ठीक है। अब क्या है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप। अगर थोड़ा इनमें से थोड़े अगर बॉन्ड्स बन भी गए वाटर के साथ, हेलो अल्केन के वाटर के साथ बॉन्ड बन गए, तो फिर भी आपने देखा कि वेरी लेस एनर्जी बाहर निकली जब आपकी न्यू अट्रैक्शन सेटअप हुई बिटवीन हेलो अल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। अगर इन्होंने बॉन्ड बनाया भी गलती से तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो एनर्जी निकल रही थी, देखो जब बॉन्ड बनता है, ये आपको पता होगा, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमने देखा भाई जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा था तो बहुत लेस एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, एज देयर आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। अब ये एनर्जी कम क्यों रिलीज हुई, क्योंकि जो ये नए बॉन्ड बन रहे हैं हेलो अल्केन एंड जो वाटर के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बॉन्ड जितने कि वाटर के बीच में खुद से हो गए, इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, चाहे ये बेशक पोलर भी है, ठीक है। हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोलर, ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लो, पोलर है ये, बीइंग पोलर हेलो अल्केन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन्स इन वाटर इज़ लो, इसी वजह से लो क्या, ये सॉल्युबल होते ही नहीं, अगर आपको आए कि सॉल्युबिलिटी लो है या फिर ये सॉल्युबल इसमें वाटर में है ही नहीं। अब देखो इसमें क्या देखने वाली बात है, अगर मैं बताऊं आपको, देखो जो हमने RX हेलो अल्केन बनाया तो इसमें पोलैरिटी तो आई, पोलैरिटी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एंड जो हमारा X है हाइड्रोजन एटम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये यहाँ पर ले लिया तो ये मॉलिक्यूल है, दिस इज़ द वन मॉलिक्यूल, दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन है, मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एक ये है और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा वाटर है, दूसरा हमारा ये वाटर हो गया। और वाटर में क्या करना है, वाटर देखो यहाँ पर वाटर एंड वाटर जो मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल, उन्होंने आपस में क्या बनाया, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव था और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव था, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन जो कि आपका क्या है, पोलर है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अब अगर इसको इसमें डिज़ोल्व करना है हमें तो क्या होना चाहिए, जो इसका और इसका बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितने कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, पर जब हमने यहाँ पे RX ऐसे ही बता देती हूँ, RX एंड वाटर के बीच में, ठीक है, ऐसे ही बता देती हूँ मैं, RX एंड वाटर के बीच में जब हमने बॉन्ड बनाया तो हमने देखा ये नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, भाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ही नहीं, उतना भी बॉन्ड नहीं बना जितना कि पहले वाटर एंड वाटर के बीच में था। तो वाटर के ऊपर अगर आप हेलो अल्केन यहाँ से डाल रहे हो, ठीक है, वाटर के ऊपर हेलो अल्केन यहाँ से डाल रहे हो
तो भाई वाटर क्यों इसको डिसॉल्व करेगा, जब ये इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर इतना स्ट्रॉन्ग जितना कि इसके पास पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है अपने के साथ, तो ये क्यों इसको इंटरफेरेंस करने देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि क्या है कि जो नई इंट्रैक्शन, नटशेल में आप ये समझो कि जो हेलो एल्केन और आपका वाटर के बीच की इंट्रैक्शंस है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। या फिर ये समझ लो कि आप हेलो एल्केन जो है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो हेलो एल्केन है वो सॉल्युबल नहीं होता इसमें पोलर, किसमें, वाटर में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पोलर इन नेचर। हेलो एल्केन पोलर होने के बावजूद भी वो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, हाउएवर हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखो बेशक ये पोलर है, देखो अब क्या हो रहा है, पोलर भाई नॉन पोलर में सॉल्युबल हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे CCl4 हो गया आपका या फिर बेंजीन हो गया, बिकॉज न्यू इंट्रैक्शन जो बनेगी किसके साथ, हेलो एल्केन, जब इसमें आप बेंजीन में या फिर CCl4 में हेलो एल्केन को डालोगे तो जो इंट्रैक्शंस आपकी होगी, नई इंट्रैक्शंस बनेगी इन दोनों के बीच में, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी जितने की पहले इनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शंस थी। मतलब ऐसा नहीं बनेगा, वीक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड द ऑर्गेनिक, मतलब दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन हैव ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रेंथ। देखो सेम बोल रहे हैं कि उतनी ही स्ट्रेंथ आपकी नई इंटरेक्शंस की भी होगी एज द वंस बीइंग ब्रोकन, जो कि आपने तोड़े हैं उतनी ही स्ट्रेंथ वाले आपके नए बॉन्ड्स भी फॉर्म हो गए। तो आपका बॉन्ड ब्रेक करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे भी जो बॉन्ड बनना है वो उतनी ही स्ट्रेंथ का बनना है। इसी वजह से जो आपका हेलो एल्केन है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, पर आपका पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ओके, एट लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। डायपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू चार्ज। ठीक है, अब डी क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस, और क्यू क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, क्यू क्या हो गया, चार्ज। डिस्टेंस क्या है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्यू हो गया चार्ज के ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है। क्यू चार्ज का मतलब कि कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ओके, तो डायपोल मोमेंट पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि पहले भी आपको डिस्कस कराया गया है, कंपेयर करने को आता है डायपोल मोमेंट्स हेलो एल्केन्स के। ओके, डिफरेंट आपके एटम्स के। तो सबसे पहली बात तो म्यू जो है आपका, जो म्यू है वो आप याद रखो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डायपोल मोमेंट जो है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और देखो अब देखा जाए तो जो डायपोल मोमेंट है वो बहुत सिनेरियोस में मोस्टली वो क्यू पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है। बहुत कम केसेस होते हैं जो हम एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं, उसमें जो डायपोल मोमेंट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे कब डिपेंड करता है, जब डिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो, या तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस आ रहा हो कहीं, ठीक है, या फिर कहीं स्मॉल डिस्टेंस हो, या फिर आपकी रिपल्शंस उसमें स्मॉल डिस्टेंस भी है, रिपल्शंस भी ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में डिस्टेंस आपका डोमिनेट करता है। ठीक है, नहीं तो आपका क्या है, नहीं तो आपका क्यू डोमिनेट करता है। अब क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड क्यू है, क्यू भी आपका क्या होना चाहिए, क्यू आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं हम, कि जो आपका डायपोल मोमेंट है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इंटर्न जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। नेगेटिविटी ऑफ द एटम। ठीक है, ऑफ एटम। देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी एटम की, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो क्यू ज़्यादा, मतलब चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज ज़्यादा तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट ज़्यादा। और मोस्टली क्या है, मोस्टली आप क्यू से ही डायपोल मोमेंट को देखते हो। इसका मतलब डायपोल मोमेंट मोस्टली कैसे देखा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ज़्यादा है, तो वो चार्ज को बढ़ाएगा, तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा कर दो उसका। ठीक है, और एक्सेप्शनल केसेस आता है जहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट करता है। अब देखो कैसे होगा, अगर हमें कंपेयर करना है, सपोज दिस इज अ एग्जाम्पल, अगर हमें कंपेयर करना है आपका
कि CH3F, ठीक है, हेलो अल्केन्स कौन सा, फ्लोरीन वाला ले लो, CH3Cl ले लो एंड CH3Br ले लो एंड CH3I ले लो, ठीक है। इन चारों को आपने कंपेयर करना है डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पढ़ाया था आपको कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा एंड दिस इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक्सेप्शन आता है। देखो होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड आपके पास क्या था कि हमने कहा था कि डायपोल मोमेंट चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो होना तो ऐसे चाहिए था, एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग, ऐसे लिखती हूँ मैं, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था कि आपका होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर भी लिख लो अकॉर्डिंग टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्यू मतलब जो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था आपका, CH3F का ज़्यादा होना चाहिए था डायपोल मोमेंट, क्योंकि भाई फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन है, देन CH3Br है, देन CH3I है। बट ऐसा नहीं होता, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, यहाँ पे लिख लेती हूँ रॉन्ग है। एक्चुअल में ऑर्डर क्या है, जो ये वाला आपका ऑर्डर है, बस इन दोनों को स्विच कर दो, इन दोनों को आपको स्विच करना है, पहले लिख लो फिर देखो एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअल ऑर्डर फिर समझाती हूँ हुआ कैसे ही है। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो क्या है, इन दोनों को स्विच अगर आप करोगे तो CH3Cl आगे आएगा, फिर CH3F आ जाएगा, देन CH3Br एज इट इज़ रहेगा, देन CH3I आ जाएगा। ओके, तो ये वाला आपका ऑर्डर है, ठीक है, दिस इज़ द ऑर्डर फॉर द डायपोल मोमेंट, ठीक है, फॉर डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले तो आपका क्यू डोमिनेट कर रहा था, हमने क्यू के अकॉर्डिंग ये वाली सीरीज लिख ली थी, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बन एंड फ्लोरीन जो होता है, कार्बन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो वेरी स्मॉल बॉन्ड होता है देन कार्बन एंड क्लोरीन। आपको पता है बॉन्ड डिस्टेंस, नीचे नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कार्बन एंड फ्लोरीन है, उसका डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, डिस्टेंस स्मॉल हो वो तो चलो सही था, डिस्टेंस स्मॉल होने के साथ साथ फ्लोरीन के पास पता है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स काम खराब कर देते हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस है, साथ में रिपल्शंस भी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें ज़्यादा होने लग जाएगी। तो क्या होता है यहाँ पे, ये डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से और ये सिनेरियो होने की वजह से यहाँ पे क्या है, पहले लिख लो डिस्टेंस स्मॉल, ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल एंड क्या हो रही है, एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होने की वजह से हमें क्या होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखता है। सो डिस्टेंस डोमिनेट हेयर, डी डोमिनेट्स हेयर, ठीक है, डोमिनेट्स हेयर। सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस डोमिनेट करेगा तो जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है, क्यू के भी है डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा म्यू उतना कम होगा। स्मॉलर द डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉलर द डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉलर द डिस्टेंस, स्मॉलर विल बी द डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट किसके लिए, फॉर CH3F। तो मतलब जो CH3F है उसने काम बिगाड़ दिया, बिकॉज इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर, भाई साथ में इतना जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना ज़्यादा छोटा है, और उसके बाद क्या है, साथ ही साथ इसमें जो लोन पेयर है इसके वो बिल्कुल डेंसली हो गए, अब उनको स्पेस ही नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बहुत हो जाएगी। इसकी वजह से जो आपका डायपोल मोमेंट है वो डिपेंड करेगा डी पे, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फैक्टर आ गया अब, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है इसका, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर छोटा है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होने की वजह से डायपोल मोमेंट भी इसका कम हो जाएगा। तो जैसे एक्सपेक्टेड आपका ये था, एक्सपेक्टेड अगर आपका ये था फ्लोरीन क्लोरीन ये क्यू मतलब जो आपका क्यू है चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पर भी लिख लूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है, ये होता है। तो होना तो ये चाहिए था, बट
इट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर कि यहाँ पे फ्लोरीन का डिस्टेंस कम है और रिपल्शन ज़्यादा है, तो इस केस में, आगे वाले केस में आपका डिस्टेंस डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस अब यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया, बाकी तो बिल्कुल सेम चीज़ें लिख लो, सिर्फ यहाँ और यहाँ स्विच कर जाएगा, क्योंकि जो CH3F है उसमें डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और जितना कम डिस्टेंस है म्यू भी उतना कम हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द CCl। तो इसीलिए एक पोजीशन ये नीचे को आ गया। देखो आना इस तरह से चाहिए था, ऐसे लर्न करो, आना इस तरह से चाहिए था जैसे एक्सपेक्टेड था, बट क्या हो जाएगा, ये एक जो पोजीशन है वो नीचे को चला जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी केमिकल जो आपकी रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शंस है, उसके बारे में कि कौन कौन सी रिएक्शंस हेलोअल्केन्स शो करता है, ठीक है, चाहे वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे जो कोई और रिएक्शंस भी होगी, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शंस होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगा, और कहीं अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, रोज़ पढ़ो। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।